नमस्कार, घड़ी में बजने वाले हैं 4 और मैं दीपाली नंदा आपके लिए लेकर आ गई हूं आवाज समाचार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। ट्रंप के टैरिफ ऐलान से दुनिया में मचा हड़कंप। भारत पर लगाया 27% रेसिप्रोकल टैरिफ। हालांकि दूसरे एशियाई देशों की तुलना में लगी कम ड्यूटी। अमेरिका में आने वाले सभी प्रोडक्ट पर कम से कम 10% न्यूनतम टैरिफ होगा लागू। फार्मा सेक्टर को राहत। टैरिफ के दायरे से बाहर गोल्ड, कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम पर भी नहीं लगेगा टैरिफ। कनाडा, मैक्सिको को भी मिली रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट। ट्रंप टैरिफ के सामने मजबूती से टिका बाजार। सेंसेक्स निफ्टी निचले स्तर से सुधर कर बंद। निफ्टी बैंक में शानदार रिकवरी। मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स भी नीचे से सुधर कर बढ़त पर बंद। ट्रंप टैरिफ के असर को कम करने के लिए हरकत में आई सरकार। इंडस्ट्री के साथ हो रही है हालात की समीक्षा। अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा जारी। आरबीआई ने दिया बजाज फाइनेंस को नोटिस। क्रेडिट कार्ड बिजनेस में खामियों और साइबर सिक्योरिटी को लेकर जताई चिंता। 2% से ज्यादा फिसला बजाज फाइनेंस का शेयर। सोने ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड। एमसीएक्स पर रिकॉर्ड $91,400 का भाव तो कॉमिक्स पर $3200 के पार निकला। ट्रंप टैरिफ और सेंट्रल बैंकों की खरीदारी से कीमतों में तेजी। लोकसभा से पास होने के बाद आज राज्यसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल। चर्चा जारी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले, अगर वक्फ का सही इस्तेमाल होता तो देश बदल जाता। दो दिन के थाईलैंड दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। थाईलैंड में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। थाईलैंड के बाद श्रीलंका पहुंचेंगे मोदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने भारत पर 27% टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत और समेत जो दूसरे एशियाई देश हैं उन पर यह टैरिफ लगाया गया है और अमेरिका टैरिफ के मामले में अब बराबरी का जवाब देगा। हम अन्य देशों से लगभग आधे टैरिफ लेंगे। भारत अमेरिका पर 52% तक टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका भारत पर 27% टैरिफ लगाएगा। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China and charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. And they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand. And the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe. But they all understand. They're ripping us off. तो ट्रंप टैरिफ के असर को कम करने के लिए सरकार भी हरकत में आ गई है। उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि टैरिफ के असर की समीक्षा के लिए इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर के साथ बातचीत की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा जारी है। पूरी खबर जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय अब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ही सबसे पहले बताया था कि एक ठोस एक्शन प्लान सरकार ने तैयार कर लिया है और अब चूंकि इस टैरिफ को लगाया जा चुका है, तो अब किस तरह से उस एक्शन प्लान को आगे बढ़ाएगी सरकार? देखिए, दरअसल इस पूरे एक्शन प्लान को दो तरीके से आप देखिए। एक, जो उद्योग मंत्रालय की तरफ से औपचारिक बयान दिया गया है, और दूसरा कि पर्दे के पीछे सरकार जो कर रही है। सबसे पहले जो औपचारिक बयान दिया गया उसकी बात बताऊं, उसमें 3 बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात कि उद्योग मंत्रालय ने साफ तौर से कहा है कि जब से टैरिफ की घोषणा हुई है उसके बाद उस टैरिफ के असर की हम समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा इस बात का कर रहे हैं किस सेक्टर पर कितना असर पड़ेगा, वो असर कितना ज़्यादा हानिकारक होगा, और इसके लिए जो एक्सपोर्टर्स हैं, संबंधित इंडस्ट्री हैं, उनके साथ फीडबैक लिया जा रहा है। उनके साथ फीडबैक लेने के बाद सरकार अपना एक्शन प्लान आगे तैयार करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यूएस के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, उसके लिए बातचीत काफ़ी एडवांस स्टेज पर है और ये अलग
अलग सेक्टर के लिए मल्टी सेक्टोरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा और इस ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत आगे होगी और आने वाले दिनों में भारत यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस पर और बातचीत आगे बढ़ाएगी। तो एक तरफ से हिंट है, मदद, ये संकेत है कि जब ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो एग्रीमेंट के तौर पे तहत जाहिर तौर पे भारत भी कई सारी चीज़ों पर ड्यूटी घटाएगा। तो जब ड्यूटी घटेगी तो जाहिर तौर पे यूएस की तरफ से यहाँ रियायत मिलते हुए आपको दिखेगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात कही गई है वो ये है कि इस टैरिफ लगने के बाद यूएस के अलावा दूसरे देशों में भी कई सारे मौके निकलकर सामने आए हैं। उन मौके को कैसे आपदा में अवसर की तरफ भुनाया जाए उसको भी उद्योग मंत्रालय काफ़ी गंभीरता से दिख रहा है। ये तो रही बात बयान की। पर्दे के पीछे उद्योग मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नीति आयोग, 5 अलग अलग विभाग संपर्क में हैं। रात 3 बजे से यहाँ पे कंट्रोल रूम बना हुआ है और हर पहलू की समीक्षा यहाँ पे की जा रही है। तो कुछ कदम या फिर कहें कुछ स्टेटमेंट और भी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से लक्ष्मण जी बता रहे थे कि बाकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और लगातार नीति आयोग और दूसरे बड़े मंत्रालय संपर्क में है, बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से आगे की रणनीति रहेगी इस पर सलाह मशवरा कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि यूएस टैरिफ को लेकर तत्काल प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते पर भी बातचीत चल रही है, ये भी उन्होंने बताया है। Commerce Ministry put out a good statement. We are looking at the global strategic partnership. So I think you should go with what the Department of Commerce has put out. We are already on a conversation with them on the bilateral trade agreement, and that conversation is continuing. तो ट्रंप ने भारत पर 27% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। इसका बाजार पर और अलग अलग सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा ये जानते हैं यतिन मोता से। तो यतिन बताएं, ट्रंप टैरिफ का भारत के किस सेक्टर पर कितना असर पड़ेगा, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि ब्रोकरेज कंपनियां इसे किस तरह से देख रही हैं। देखिए, तो ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसके अंदर भारत पे उनकी प्रेस रिलीज के हिसाब से 27% का टैरिफ लगेगा। अगर हम बात करें तो कौन से सेक्टर्स को छूट मिली है, फार्मा ऑब्वियसली क्योंकि एसेंशियल इंपोर्ट्स है, और आईटी, सेमीकंडक्टर, गोल्ड, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर और काफ़ी सारी कमोडिटीज़ जिसका उत्पादन यूएस में नहीं होता, इन सारी चीज़ों को एग्जेम्प्ट रखा गया है। अगर हम बात करें तो कौन से सेक्टर्स को एक न्यूट्रल स्टांस देखने को मिला है, उसमें फार्मा और आईटी ऑब्वियसली शामिल है, क्योंकि यहाँ लग रहा था कि कुछ टैरिफ होंगे लेकिन टैरिफ नहीं आए, जिनके कारण सारे के सारे फार्मा शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि स्लोडाउन के चलते अगर यूएस स्लोडाउन हो गया तो आईटी शेयरों को एक मार पड़ सकती है, जिसके कारण मिड कैप आईटी में पर्टिकुलरली सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल्स पे, तो टाटा मोटर्स क्योंकि जेएलआर की लगभग 20% आय यूएस मार्केट से आती है, उससे ज़्यादा आती है, तो यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि ऑटो पे ऑलरेडी एक 25% का टैरिफ ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है। टेक्सटाइल्स के लिए पॉजिटिव है इन द सेंस कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स करती हैं, इन पे भारत से ज़्यादा टैरिफ लगा है, जिसके कारण इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज़ को एक बेनिफिट होता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो ये सारे शेयर्स आपको तेज़ी में दिखाई पड़ रहे हैं, पॉजिटिव में दिखाई पड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो क्योंकि कोरिया, वियतनाम जैसी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं जहां आपको एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बेस दिखाई पड़ रहा है, उसके मुकाबले भारत पे कम टैरिफ है, तो वहां पैनिक देखने को मिल रहा है, और क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है शायद भारत का फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़े। जेम्स एंड ज्वेलरी ऑब्वियसली केमिकल्स सेक्टर के साथ यहाँ नेगेटिविटी है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स पे एक इम्पैक्ट होता हुआ नज़र पड़ेगा, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स कम होंगे, जिसके कारण केमिकल के मांग में और इन जनरल जेम्स ज्वेलरी सेक्टर पे थोड़ा बहुत दिक्कत होने की बात आ रही है। और अगर हम ब्रोकरेज की माने तो मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि भारत एक प्रेफर्ड कंट्री होना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए। उनको लगता है कि जापान, साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज़ पे कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ एक बड़ा एक्सपोजर है यूएस मार्केट्स को लेके। बर्नस्टीन को लगता है कि कहीं ना कहीं आईटी फार्मा पे असर नहीं देखने को मिल रहा है, और आगे आने वाले 6 महीनों में शायद ये टैरिफ यहाँ से कम हो या नए एफटीए साइन हो, जिसके कारण भारत जैसे कंट्रीज़ को एक फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ सकता है। यतिन, ये भी जानना चाहेंगे, अगर ओवरऑल आपने क्या इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है वो तो बताया, लेकिन अगर कंपनी स्पेसिफिक देखें तो किसके लिए ये पॉजिटिव और किसके लिए ये नेगेटिव है? बिल्कुल, अगर हम सेक्टर्स और स्टॉक्स की बात करें तो क्लियरली यहाँ आपको दिखेगा कि जो फार्मा शेयर्स हैं, जैसे कि औरोबिंदो, जैसे कि जाइडस लाइफ, सन फार्मा, इन सब फार्मा कंपनीज को फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ेगा, क्योंकि प्राइस में ऑलरेडी आपको एक इम्पैक्ट दिखा था, पैनिक दिखा था, लेकिन आज वो रिवर्स हो रहा है। 4-5% के गैप अप के साथ सारे फार्मा शेयर्स आपको
ऊपर जाते हुए नज़र पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम IT शेयर्स की बात करें या एक्सपोजर्स की बात करें तो क्लियरली यहाँ एक्सपोजर कम दिखाई पड़ रहा है। हालांकि स्लोडाउन के चक्कर में शायद IT शेयर्स को मार पड़े, इसके लिए परसिस्टेंट और कोफो जैसी मझौली कंपनियों पे आपको एक दिक्कत देखने को मिल रही है। स्पेसिफिकली केमिकल्स की बात करें तो यहाँ ऑटो एंसिलरीज की पहले बात कर लेते हैं, जहाँ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज, RK फोर्जिंग जैसी कंपनियों पे ऑलरेडी टैरिफ अनाउंस हो गया था 25% का, लेकिन अब ये टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि नए टैरिफ्स में जो पुराने ऑर्डर्स हैं उसको अमल में लाया जाएगा। हालांकि इमीडिएट इम्पैक्ट कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ की बात करें या मदरसन संवर्धन की बात करें तो यहाँ 20% एक्सपोजर आपको इन सारे ऑटो कंपनीज पे आता हुआ नज़र पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर हम अपार इंडस्ट्रीज़ और SRF की बात करें तो US से एक बड़ा सेल्स फिगर इनके पास आता है, जिसके कारण दोनों ही स्टॉक्स में आपको थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। जी शुक्रिया यतिन। तो ट्रंप का टैरिफ जो लगाया गया है उसका क्या असर रहेगा, इस बारे में पूरी जानकारी यतिन दे रहे थे। तो ट्रंप ने बेशक दुनिया भर के देशों पर लगान लगाया है, लेकिन दूसरे एशियाई देशों के मुकाबले भारत पर कम टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप भारत पर कितने मेहरबान रहे हैं ये जानते हैं मिताली जैन से। तो मिताली बताएं, अब तक कितने मेहरबान ट्रंप भारत पर रहे हैं? तो जैसे कि हम पॉजिटिव मोमेंटम पे ही बात करें कि इंडिया के लिए जो ट्रंप का टैरिफ है ये पॉजिटिव होता नजर आ रहा है, तो पहले एशियन कंट्रीज को कंपेयर करते हैं कि जब भारत पे 27% का टैरिफ लगा है, वहीं दूसरी कंट्रीज पे ये जो टैरिफ है ये बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन ये एक स्ट्रैटेजिक अपग्रेड हो सकता है इंडिया के लिए, जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारी पोजिशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आएगा। तो कैलेंडर ईयर 24 में US हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया है। आंकड़े जो सामने आए वो बताते हैं कि $124 बिलियन की बायलेटरल ट्रेड हमने US के साथ करी है, जो कि भारत की टोटल एक्सपोर्ट्स का 18% है। तो यहाँ पे जो ट्रेड्स है वो स्ट्रॉन्ग हुई है। लेकिन अब टैरिफ्स पे आए तो सबसे पहले इंडिया पे जो 27% का टैरिफ लगा है वही चाइना से कंपेयर करें तो वहाँ 54% का टैरिफ है। और दूसरे एशियन देशों की अगर बात करें तो कैम्बोडिया, श्रीलंका, म्यांमार पे 44% का 49% का टैरिफ देखने को मिला है। मतलब जो भारत के एक्सपोर्टर्स है उनके लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। साथ ही चाइना की हाई टैरिफ्स का फायदा भी यहाँ पे भारत को मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम बात करें कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जो नए टैरिफ से सबसे ज्यादा अफेक्टेड नजर आएगी, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, टेक्सटाइल आर्टिकल्स, अपैरल्स, ऑटो कंपोनेंट्स और केमिकल्स, इन पे सबसे ज्यादा टैरिफ नजर आए हैं। सब पहले जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 2% का टैरिफ था, वहां पे वो बढ़कर 24% हो गया और वो हमारे एक्सपोर्ट्स का बहुत ही मेजर पार्ट यहाँ पे डिनोमिनेट करता है। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जहाँ 4% टैरिफ था वो बढ़कर 22% हो गया है। ऐसे ही हम आगे बात करें जेम्स एंड ज्वेलरी में तो 5% का जो टैरिफ था वो बढ़कर 21% हो गया है। साथ ही टेक्सटाइल आर्टिकल्स की बात करें तो 14% का जो टैरिफ था वो बढ़कर 24% हो गया है। धीरे धीरे यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम है वो कम होता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक्सपोर्ट्स की जो टैरिफ का यहाँ पे क्वांटम है वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता हुआ यहाँ पे नजर आया है। तो ओवरऑल बेसिस पे देखें तो एशियन कंट्रीज के मुकाबले इंडिया पे टैरिफ का थोड़ा कम असर है, लेकिन एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे टैरिफ के रेसिप्रोकल टैरिफ के जो क्वांटम्स है वो बढ़ते हुए नजर आए। शुक्रिया मिताली इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। ट्रंप टैरिफ के सामने भारतीय बाजार मजबूती से टिका रहा। सेंसेक्स निफ्टी निचले स्तर से सुधर कर बंद हुए। निफ्टी 82 पॉइंट गिरा तो वहीं सेंसेक्स में 322 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा निफ्टी बैंक में शानदार रिकवरी दिखाई दी। निफ्टी बैंक बढ़त के साथ बंद हुआ, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी नीचे से सुधर कर बढ़त पर बंद हुआ। तो किन शेयर्स में तेजी रही, कहां बिकवाली हावी रही, इसका पूरा जो रिव्यू है वो लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन बताएं आज कैसा रहा स्टॉक्स का हाल? तो डेफिनेटली 26% के टैरिफ लगने के बावजूद जो इंडियन मार्केट्स है आज उन्होंने अच्छा खासा एक सेटअप दिखाया है। इस टाइम पे अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो आइए देखते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स कौन से रहे हैं। डेफिनेटली PSU बैंक ने आउट परफॉर्मेंस दिया है, IT में एक बड़ा डेंट आता हुआ दिखाई दिया, बट एट द सेम टाइम फार्मा ने भी आज अच्छा खासा तेजी दिखाई है। पावर ग्रिड 4.5% का इजाफा, सन फार्मास्यूटिकल 3.5%, अल्ट्राटेक सीमेंट 3.25% और सिप्ला में भी 3% की मजबूती हमें देखने को मिली है। लूजिंग स्ट्रिक की बात करी जाए तो देखिए सारे ही IT
पैक है, जैसे कि मैंने मेंशन भी किया, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक और साथ ही साथ TCS में आज एक बड़ा डेंट पड़ा है। यही नहीं बल्कि मिड कैप में तो इससे ज्यादा, इससे गहरा डेंट है। अगर मिड कैप के बढ़ने की बात करी जाए तो ल्यूपिन, GMR एयरपोर्ट्स, मैसगॉन में 5.25% की तेजी और IDFC फर्स्ट बैंक भी 6% की मजबूती के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। लूजिंग स्ट्रीक में एम्फेसिस, KPIT, टेक, कोफोर्ज और पर्सिस्टेंट सिस्टम, जैसे कि मैंने मेंशन भी किया, मिड कैप IT में जो डेंट है वो काफी ज्यादा गहरा है। बट ओवरऑल अगर हम समझे तो हाँ, इंडियन मार्केट्स ने काफी मजबूती से ट्रम्प टैरिफ का सामना किया है। कंचन, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें, बाजार की नजर आज IT सेक्टर पर रही। ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद IT शेयर्स में तेज गिरावट देखने को मिली। तो क्यों टूट रहे हैं IT शेयर्स, जान लेते हैं कंचन से। कंचन, बताएं, टैरिफ के ऐलान के बाद IT शेयर्स क्यों टूटे? डेफिनेटली जिस तरीके से हमने ट्रम्प के टैरिफ का असर पूरे ही मार्केट में देखा है, काफी सारे सेक्टर्स हैं जहां पे एक काफी अच्छा खासा पेन आता हुआ दिखाई दिया है। उनमें से एक सेक्टर IT भी है। अब हम बोल तो रहे हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते यहां पे एक पेन आया है, लेकिन देखते हैं कि इस टाइम पे जो IT सेक्टर के स्टॉक्स है उनकी पिक्चर किस तरीके की है, यानी कि जो वैल्यूएशन वाइज है किस तरीके की तस्वीर सामने बन के आई है। देखिए, लार्ज कैप की इस टाइम पे आप बात करें तो जो इस टाइम पे इनका P रेशियो है, यानी कि P इनके वैल्यूएशन है, वो कहीं ना कहीं अपने प्री कोविड लेवल के आसपास आके ही ट्रेड कर रहे हैं। नंबर्स आपको काफी सिमिलर दिखाई दे रहे होंगे, चाहे आप बात TCS की कर लीजिए, इन्फोसिस की कर लीजिए, विप्रो, HCL टेक और टेक महिंद्रा। ये तो बात हो गई पिक्चर की, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें फिस्कल ईयर 26 के लिए इनका किस तरीके का नजरिया रह सकता है, तो JP मॉर्गन का मानना है कि जो कांस्टेंट करेंसी का ग्रोथ है हमें TCS में 1.5% का देखने को मिल सकता है। इन्फोसिस की बात करी जाए तो 5%, विप्रो 2%, HCL टेक में 4.5% की बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं टेक महिंद्रा की बात करी जाए तो यहां पे भी हमें 3% का इजाफा देखने को मिल सकता है कंपनी की CC ग्रोथ में। अब बात कर लेते हैं कि मिड कैप की पिक्चर इस टाइम पे किस तरीके की बनी हुई है। मिड कैप में आप देखेंगे कि एक भारी गिरावट आज के सत्र में हमें देखने को मिली है, जिसने पिछले 3 साल में काफी बड़े रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिए हैं। अब लेके आइए कि जो मिड कैप की वैल्यूएशन की पिक्चर है वो किस तरीके की दिखाई दे रही है अपने प्री कोविड लेवल से। हमने देखा था कि लार्ज कैप के जो अभी इस टाइम पे P रेशियो है वो अपने प्री कोविड लेवल के आसपास आ गया है, लेकिन मिड कैप की आप तस्वीर देखेंगे तो अभी भी ये काफी ज्यादा वैल्यूएशन यहाँ पे स्ट्रेच्ड हमें नजर आ रहे हैं। जिस लिहाज से इस टाइम पे जो गिरावट है वो भी काफी ज्यादा तेज है। कोफोर्ज की बात करी जाए तो 36x पे ये ट्रेड कर रहा है, परसिस्टेंट 45x जो कि प्री कोविड लेवल पे 13x पे कारोबार कर रहा था। एम्फेसिस, KPI टेक, साथ ही साथ लार्सन एंड ट्यूब्रो में भी यहाँ पे हमें करीबन वैल्यूएशन जो है काफी ज्यादा इस टाइम पे स्ट्रेच्ड दिखाई दे रहे हैं। ये तो बात हो गई वैल्यूएशन की। इसके बाद जेफरीज का IT सेक्टर पे कहना है कि इस पे हमें एक सीधा डेंट आता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन यूएस के अंदर जो रिसेशन की संभावनाएं बनी हुई है उसका असर हमें यहाँ पे डेफिनेटली आता हुआ दिखाई दे सकता है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करी जाए, लॉजिस्टिक की बात करी जाए या फिर रियल एस्टेट कंपनी, रिटेल कंपनीज की बात करी जाए तो वहां पे जो असर है वो हमें सीधा सीधा आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन एक अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हमें एक रेट कट देखने को मिले। अगर रेट कट देखने को मिलता है तो इन तीनों ही जो सेगमेंट है वहां पे हमें इसका एक अच्छा असर आता हुआ दिखाई देगा। अब देख लेते हैं कि इस टाइम पे यूएस के अंदर और साथ में सेगमेंट वाइज किस तरीके का एक्सपोजर है IT कंपनीज का। TCS की बात करी जाए तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इनका करीबन 10% का एक्सपोजर है, रिटेल में इसका करीब 16% का एक्सपोजर है। इसी तरीके से इन्फोसिस 14%, HCL टेक 19 एंड 10%, विप्रो 19% और टेक महिंद्रा की बात करी जाए तो 17 और 8% का एक्सपोजर है। अब जेफरीज का मानना है कि इस टाइम पे HCL टेक इस काफी ज्यादा और HCL टेक और साथ ही साथ जो टेक महिंद्रा है काफी स्वीट स्पॉट पे है, जहां पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज की संभावनाएं भी जताई जा रही है। जी शुक्रिया कंचन इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से कंचन ये जानकारी दे रही थी कि ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद IT शेयर टूटते हुए दिखाई दिए, वहीं नैस्कॉम का मानना है कि ट्रंप के टैरिफ का IT सेक्टर पर कितना असर होगा ये फिलहाल कहना मुश्किल लग रहा है। नैस्कॉम के मुताबिक अभी देखना होगा कि ट्रंप टैरिफ से छूट IT सेक्टर में गुड्स को मिली है या फिर सर्विसेज को, इसके बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। It's too early for us to comment anything on the specific tariff because we're still studying as to what the real tariff is at this point in time. All I can say is that there are tariffs on the goods and tariffs on the services, but at this point in time, services we haven't seen any details around in what it is. So we'll wait to understand what the broader structure of the tariff is before we comment on it. ट्रंप टैरिफ का कितना है डर और कहां है अवसर, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर देखिए।
ट्रम्प टैरिफ का असर कमोडिटी मार्केट पर भी देखने को मिला। सोने का भाव आज रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया। आगे भी सोने में तेजी जारी रहेगी या नहीं, इस पर पूरी जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगने के बाद सोने में हमने पूरा फायदा आते हुए देखा है। टैरिफ्स 10 से 50% तक लगाए गए हैं काफ़ी कंट्रीज़ में, और इवन एज बाकी एसेट क्लासेस में हमने एक रिस्क ऑफ या रिस्क एवर्जन वाली स्थिति बनते हुए देखी, लेकिन पूरा फायदा यहाँ पर सोने में आता हुआ नजर आया। रीजनल एक्विटी मार्केट्स में गिरावट थी। अगर आप क्रूड की बात करें तो वहाँ पर 4% की गिरावट है। हमने चांदी में 3% की गिरावट आते हुए देखी। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक जैसे मेटल्स में 2 से 5% तक की गिरावट भी दर्ज की गई, लेकिन सोने ने इसका पूरा फायदा उठाया है। डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो वो 102 के लेवल तक पहुंचा, जो कि इस साल का सबसे लोएस्ट लेवल है। इसका फायदा भी यहां पर सोने में हुआ। बाजार को ऐसा लगता है कि टैरिफ्स की वजह से ग्लोबल मार्केट्स में एक इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिलेगा। डिमांड सफ़र कर सकती है, इन्फ्लेशन वाली स्थिति बन सकती है, और यूएस में तो रिसेशन की बातें भी की जा रही हैं। तो इन सब का फायदा एक सेफ हेवन के तौर पर हमने सोने में आता हुआ देखा। अगर प्राइसेस की बात करें तो ये 21वां ऐसा दिन है इस साल में जब सोने ने ऑल टाइम हाइज बनाए हैं, और हमने $3170 प्रति आउंस के आसपास के लेवल्स बनते हुए देखे। फ्यूचर्स में तो 3200 का स्तर भी यहां पर सोने ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पार किया। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, यहां पर भी नया ऑल टाइम हाई है, और मार्केट्स को लगता है कि वो दिन बहुत दूर नहीं जब जीएसटी और मेकिंग चार्जेस जोड़ने के बाद आप लाख रुपए के ऊपर ऑलरेडी यहां पर काम करते हुए नजर आएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की एक एक्सक्लूसिव खबर। भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिव देने के लिए बन रही योजना में अभी और देरी हो सकती है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस पॉलिसी पर अभी कई मंत्रालयों ने फीडबैक भी नहीं दिया है। तो डिटेल्स ले लेते हैं। रोहन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो रोहन, बताएं क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास? जी दीपाली, एक ऐसे समय में जब हम बात कर रहे हैं कि क्या जो विदेशी ईवी गाड़ियां हैं, क्या उन पे इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाएगी, जो सरकार की वो पॉलिसी जो कि बनी ही थी कि भारत में जो विदेशी कंपनियां हैं वो आके अपने ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करें और उसके बदले में वो ड्यूटी में थोड़ा रिडक्शन पाएँ कुछ समय के लिए, उसमें देरी होती नजर आ रही है। जो सूत्र में बता रहे हैं, स्मेक पॉलिसी जो 1 साल पहले जिसकी घोषणा की गई थी, उसके फाइनल गाइडलाइन में अभी 2 से 3 महीने का वक्त और लग सकता है। पॉलिसी में क्या था कि अगर कोई कंपनी है जो कि भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है, $500 मिलियन का कम से कम निवेश का वादा करती है, तो उसे हर साल 8000 यूनिट गाड़ियों को सिर्फ 15% ड्यूटी पर इंपोर्ट करने की इजाजत होगी। तो अब जो सूत्र में बता रहे हैं कि जो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। 10 मंत्रालयों से संपर्क किया गया था, जिसमें से सिर्फ 2 ने अब तक फीडबैक दिया है, और जब तक ये सारे फीडबैक आ जाएंगे उसके बाद ही जो ये पॉलिसी है वो लागू हो पाएगी। तो इसमें अभी थोड़ा समय लग सकता है। साथ ही किसी बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस आए थे लगभग वही रहने वाले हैं। और एक और जो सरकारी सूत्र में बता रहे हैं कि किसी खास कंपनी के लिए इस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मुख्य रूप से जैसा ड्राफ्ट था वैसा ही रहेगा। थोड़े बहुत बदलाव की उम्मीद है, लेकिन इसमें अभी समय लग सकता है। जी शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो साल का वो समय एक बार फिर आ गया है। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 एक साथ लेकर आ रहा है उन सबसे बड़े नामों को जो भारत के भविष्य को देंगे आकार। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका हिस्सा बनने का मौका आप ना गंवाएं। का स्वागत है। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय थाईलैंड दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने बैंकॉक एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय से मुलाकात की। इसके बाद थाई रामायण का मंचन देखा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड की पीएम से द्विपक्षीय मुलाकात भी की, और कल प्रधानमंत्री मोदी बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, और साथ ही बांग्लादेश के यूनुस खान समेत कई लोगों से मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और भारत थाईलैंड संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना है। तो करीब 12 घंटे की बहस के बाद वक्फ संशोधन बिल कल आधी रात को लोकसभा से पास हो गया, और आज संसदीय कार्य मंत्री ने इसे राज्यसभा में पेश किया, जहां फिलहाल बिल पर चर्चा जारी है। लोकसभा में बिल पर मत विभाजन किया गया, जिसमें 288 वोट बिल के पक्ष में और 232 वोट बिल के खिलाफ पड़े। कल लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार चर्चा देखने को भी मिली, और आज राज्यसभा में भी बिल पर जोरदार बहस जारी है। बिल पेश करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चर्चा की शुरुआत की। रिजिजू ने कहा कि वक्फ के नए कानून का नाम
उम्मीद रखा जाएगा। रिजिजू ने उम्मीद का फुल फॉर्म भी बताया, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। रिजिजू ने कहा कि सरकार गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए यह बिल लेकर आई है। तो देश के लिए सोच समझ करके आज ये बिल लेके आए हैं, तो ये हमारे लिए कोई इसमें एक लाल पैसा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। ये बिल करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए और गलत काम ना हो, गलत तरीके से दूसरा का जमीन को हड़प ना ले, इसको प्रतिबंध लगाने के लिए, रोकने के लिए अच्छा सोच के साथ हम ये बिल लेके आए हैं। आपको बता दें, राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि सरकार यह भ्रम फैला रही है कि पुराने कानून में कोर्ट जाने का प्रावधान नहीं था। अगर ऐसा प्रावधान नहीं होता तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग कैसे हैं? तो इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले सिविल केस नहीं होते थे और जमीन और संपत्ति का मामला सिविल केस के दायरे में ही होना चाहिए। आज ये कह रहे हैं कि कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते। कोर्ट में बिल्कुल रिव्यू कर सकते हैं। अगर कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते, तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के इतने केसेस कैसा हो रहे हैं? कितने केसेस कैसा हो रहे हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में? माननीय गृह मंत्री कुछ कर दे जी प्लीज। मान्यवर, मैं सदस्य को बीच में टोकना नहीं चाहता। शायद वो भोले भाव से गलत इंफॉर्मेशन सदन के सामने रख रहे हैं, तो मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। जो डिस्प्यूट है वो इतना ही है कि अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई असंतुष्ट है तो ये भूमि का मामला है, इस पर सिविल सूट होना चाहिए। सिविल सूट में अधिकारों के बहुत वाइड रेंज होती है। इन्होंने इस पर अपील का प्रोविजन 2013 के कानून में रखा ही नहीं है, तो रीट के कार्य क्षेत्र में हाईकोर्ट के सामने जाता है। रीट का कार्य क्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर, एक गलतफहमी फैला रहे हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। ऑनलाइन शॉपिंग में डुप्लीकेट सामान की शिकायत आम है। BIS के छापों में नकली सामान बरामद भी हुआ है, तो कैसे रुकेगा ये गोरख धंधा? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। शाम 5:57 पर ऑनलाइन दुकान डुप्लीकेट सामान।